हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स लर्निंग इन साइथमेटिक्स। मैं निशी गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी और पावर। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टिंग वायर है, उसको हमने V वोल्टेज सप्लाई किया है और उसमें करंट जो है वो I फ्लो हो रही है। ठीक है, ये इसका एंड A है और ये B है। अब क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल A है और VA है और यहाँ पे पोटेंशियल VB है, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है तो V कितना हो गया, V इज इक्वल टू VA माइनस VB। क्यों? बिकॉज VA इज ग्रेटर देन VB। VA ग्रेटर क्यों है VB से? क्योंकि करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो A से B की तरफ है, या करंट की डायरेक्शन जो है वो A से B की तरफ है। ठीक है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है। या इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। जैसे कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है, वाटर हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। इसी तरह से करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो ये करंट अगर इसमें I फ्लो हो रही है, इसका मतलब Q चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा इसमें किसी टाइम में। वो हम कैसे निकालेंगे कि लेट Q चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन टाइम डेल्टा टी टाइम में Q चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसका मतलब क्या है, I इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी में इतना चार्ज, डेल्टा टी टाइम में इतना चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ये चार्ज जो है A से B तक जा रहा है तो इसकी एनर्जी में क्या चेंज हो रहा है? जब ये A पॉइंट पे था तब इसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब ये B पॉइंट पे था उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो रही है, बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ रहा है? तो वो हम कैसे देखेंगे, हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट पॉइंट A। जब A पॉइंट पे था तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, UA। कैसे निकालेंगे हम? पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। It is the work done in bringing the unit positive charge, the work done in bringing the charge from infinity to that point। और पोटेंशियल की पढ़ी थी, work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं हम? पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें। इसका चार्ज कितना है Q, पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे VA, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी UA, दैट इज इक्वल टू Q इंटू VA। अब जब ये चार्ज जो है B पॉइंट पर जाता है, B पॉइंट पे जाता है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, दैट इज Q इंटू VB, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल कितना है VB। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको अगर हम डेल्टा U से लिखें तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, UB माइनस UA, या इसको हम लिख सकते हैं QVB माइनस VA। इतना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। VB माइनस VA, VA माइनस VB V के इक्वल था, क्यों? क्योंकि VA ग्रेटर था। अगर हम VB माइनस VA लिखें दैट इज इक्वल टू माइनस V, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस Q की जगह हम क्या लिखेंगे, I इंटू डेल्टा टी, I इंटू डेल्टा टी इंटू V। इतना जो है पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जो है ये VB कम है और VA ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ये कहाँ जा रही है, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है किसी भी सिस्टम की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई एनर्जी डिक्रीज भी हो रही है तो वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी, किसी दूसरी फॉर्म में।
अगर हम ये माने कि ये चार्जेस जो फ्लो हो रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहे हैं, कोई इनमें कॉलिजन्स नहीं है, तो तब क्या होगा, ये चार्ज जो है ऐसे फ्लो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा है कि कैसे मूव करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, ये जिग जैग वे में मूव करते हैं और ये उस कंडक्टर के जो बाकी एटम्स हैं या दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कंटिन्यूसली टकराते रहते हैं और फिर ये एक कंटिन्यूस स्पीड से मूव करते हैं जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। वीडी स्पीड से ड्रिफ्ट होते हैं, यानी कि इनमें एक्सेलरेशन तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हो रही है इनकी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है वो कहाँ जा रही है? तो क्या एक्सप्लेनेशन है इसका कि जब ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और ये चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दूसरे एटम से कोलाइड हो रहे हैं, तो ये एनर्जी जो है वो एटम्स को ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी एनर्जी जो उनकी डिक्रीज हो रही है वो कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? एटम्स को। तो एटम्स की थर्मल एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि एटम्स तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, इनके जो वाइब्रेशंस हैं वो और ज़्यादा तेज हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये हीट हो जाते हैं। यानी कि जब भी हम वायर में करंट फ्लो करेंगे तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, या हम कह सकते हैं उसमें जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में कि जब हम किसी वायर में हीट फ्लो करते हैं जिसको हम हीटिंग इफेक्ट करंट फ्लो करते हैं तो वो वायर हीट हो जाता है, जिसको हमने पढ़ा था क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में हम करंट फ्लो करते हैं तो वो हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है -I डेल्टा T इंटू वी, ये किसके इक्वल है कि कितना वर्क किया है या कितना जो है एनर्जी डिसिपेट हुई है। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, वो एनर्जी कितनी है, दैट इज इक्वल टू I इंटू डेल्टा T इंटू V, इतनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है। या हम डिफाइन करते हैं पावर, इलेक्ट्रिक पावर हमने लास्ट ईयर भी 10th में भी डिफाइन करी थी। तो पावर डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी, कैसे डिफाइन करते हैं हम पावर को, दैट इज एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी डिसिपेटेड अपॉन टाइम, इट मीन्स डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। डेल्टा W कितना है, I डेल्टा T इंटू V अपॉन डेल्टा T, सो वी गेट पावर इज इक्वल टू I इंटू V, इतनी जो है पावर डिसिपेट हो रही है। ये पावर कहाँ से आ रही है, ये जो पावर डिसिपेट हो रही है, जो हमने पढ़ा था कि जब भी हमें किसी करंट के फ्लो को मेंटेन करना है तो उसके लिए हम कुछ डिवाइस यूज करते हैं, या तो हमारे पास कोई एसी सोर्स होता है या सेल होती है या बैटरी होती है, तो वो जो है पावर सप्लाई कर रही है जो कि हीट की फॉर्म में हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर सेल है तो क्या है, वो सेल जो है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसकी केमिकल एनर्जी जो है ये पावर सप्लाई कर रही है। तो पावर को डिफाइन कर लेते हैं, हालांकि हमने पहले भी डिफाइन की है, पावर इज डिफाइंड एज the heat energy dissipated per unit time। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, करंट की यूनिट एम्पियर, इसकी वोल्ट, तो वोल्ट एम्पियर जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉट। हाई यूनिट्स भी होती हैं, किलोवाट, मेगावाट। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻⁶ वाट। अब पावर को हम और भी किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो हमने लिखा है P इज इक्वल टू I इंटू V। अब अगर जो हमने कंडक्टर यूज किया था उसका रेजिस्टेंस R है, तो R किसके इक्वल होगा, V अपॉन I के। कैसे निकाला है हमने, ओम्स लॉ से। तो हम P को क्या लिख सकते हैं, अगर हम I की जगह VR लिख दें, V की जगह IR लिख दें, तो हम क्या लिखेंगे, I इंटू IR, सो वी गेट P इज इक्वल टू I² R, ऐसे भी निकाल सकते हैं। या अगर हम I की जगह यहाँ पे V अपॉन R लिख दें, तो वी गेट P इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू V, या P इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो पावर डिसिपेटेड हम IV से भी निकाल सकते हैं, I² R से निकाल सकते हैं, या V² अपॉन
R से निकाल सकते हैं। ये जो हमने पावर निकाली है इसकी एक एप्लीकेशन है पावर ट्रांसमिशन में। पावर ट्रांसमिशन मतलब पावर को ट्रांसमिट करना। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पावर जो है इलेक्ट्रिक स्टेशंस में हम जनरेट करते हैं, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन है या हाइड्रो पावर स्टेशन है, और वहाँ से वो जो है दूर दूर सिटीज़ में या होम्स में सप्लाई होती है। कैसे सप्लाई होती है? केबल्स के थ्रू। तो इलेक्ट्रिक पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम्स एंड फैक्ट्रीज विच मे बी हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे वाया ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू सप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई डिवाइस है R जिसको हमें पावर सप्लाई करनी है कितनी? P, और हम जो है उसके लिए ट्रांसमिशन केबल यूज कर रहे हैं। अगर V वोल्टेज है और R रेजिस्टेंस है, I करंट है, तो हमने अभी निकाला था P इज इक्वल टू V इंटू आई। पावर जो सप्लाई कर रहे हैं वो इतनी होगी V इंटू आई। लेकिन जो हमारे केबल्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स हैं, उनका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा अपना। मान लीजिए उनका रेजिस्टेंस RC है, तो जो पावर डिसिपेटेड होगी उन वायर्स में, क्योंकि जब उन वायर्स में करंट फ्लो होगी तो वो वायर्स गर्म हो जाएंगे तो हीट डिसिपेट होगी। वो पावर डिसिपेट कैसे निकालेंगे हम? PC इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RC। और I कितनी है हमारे पास? I हम इससे निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू P अपॉन P इंटू RC, या हम लिख सकते हैं P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इंटू RC। अब इनका जो लाइंस हैं उनका रेजिस्टेंस हम कम कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो, ठीक है, लेकिन फिक्स होगा जितना भी होगा। ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम? सिल्वर वायर्स यूज करें, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है पर वो बहुत कॉस्टली हो जाते हैं। ये पावर हमको सप्लाई करनी ही करनी है, P पावर। तो ये जो पावर डिसिपेट हो रही है, जो वेस्ट हो रही है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1 अपॉन B स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम V को इंक्रीज कर देंगे तो पावर जो डिसिपेटेड है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने देखा है कि पावर स्टेशंस पे जब हम पावर सप्लाई करते हैं वहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर्स लगा के वोल्टेज बहुत हाई कर ली जाती होगी। आपने देखा भी होगा, डेंजर साइन लिखा होता है कि डेंजर कितने वोल्ट, 22,000 वोल्ट या 22,000 किलो वोल्ट, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। तो वोल्टेज को हम हाई कर लेते हैं, हाई करके फिर सप्लाई करते हैं लाइन्स के थ्रू। वोल्टेज हाई करने से क्या होगा? ये PC की वैल्यू कम हो जाएगी, जो हीट डिसिपेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। लेकिन इतनी हाई पावर पे तो हमारा अप्लायंस वर्क नहीं करते हैं जो होम में, तो बहुत हैजार्डस हो जाएगा। तो उसके लिए जो है फिर हम जो है डिफरेंट जो सब स्टेशंस होते हैं वहाँ पर क्या लगाते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और वोल्टेज को स्टेप डाउन कर लेते हैं। कितना यूज होता है हमारे घरों में? 220 वोल्ट। तो वोल्टेज को कम करके और फिर जो है हम घरों में आसपास सप्लाई कर देते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, 12th क्लास में ही पढ़ेंगे हम, जो चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, उसमें पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ये टॉपिक हमारा 10th क्लास का पढ़ा हुआ है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, दो तरह से हम रेसिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा है, कैपेसिटेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं और पैरेलल में। थोड़ा सा डिफरेंस होता है और उसमें कंफ्यूजन कई बार हो जाता है। जब हमने कैपेसिटर्स कंबाइन किए थे तो पैरेलल में वो जस्ट ऐड अप हो जाते हैं, और सीरीज में हम क्या लेते हैं? 1/C1 + 1/C2। इसमें टोटली डिफरेंट है। तो पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास 3 रेसिस्टेंस हैं, R1, R2 और R3। इनको हमने सीरीज में लगाया है। सीरीज मतलब एंड टू एंड, इसके एंड से दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया, फिर दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया, इस तरह से एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। और इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और की से कनेक्ट कर दिया। एमीटर लगा दिया किस लिए? करंट नापने के लिए। वोल्टमीटर लगा दिया वोल्टेज नापने के लिए। तो जब इस करंट सेल में से करंट ऐसे फ्लो होगी, आई करंट, तो ये करंट जो है R1 में जाएगी, R2 में जाएगी, R3 में जाएगी। यानी कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है R1 के थ्रू वो R2 में जाएगा, R3 में जाएगा। क्या मतलब है इसका? करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। सभी रेसिस्टर्स में करंट सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो सीरीज में लगे हुए हैं, तो चार्ज कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे ट्रांसमिट होगा। अब वोल्टेज का क्या होगा? रेजिस्टेंस इनके अलग अलग हैं, तो वोल्टेजेस इनकी अलग अलग हो जाएंगी। सपोज इसकी V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 है। ये हम कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं। V1 कितनी हो जाएगी? IR1। V2 कितनी हो जाएगी? IR2। और V3 कितनी हो जाएगी? दैट इज IR3। ये जो नेट वोल्टेज थी V,
ये जो है तीनों में डिवाइड हो गई है। हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या हम इसको लिख सकते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब हमें क्या निकालना है, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि इन तीनों की जगह अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें यहाँ पे और उसको हम सिमिलर वे में एमीटर से, बैटरी से और की से कनेक्ट कर दें, जस्ट हम रिप्लेस कर दें और करंट उसमें I रहे और वोल्टेज कितना रहे, V रहे, तो हम इस रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे कि ये इनका, ये जो RS है ये इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसको लगाने से वोल्टेज V है और करंट I है, तो हम V को लिख सकते हैं I इंटू RS। अब I कॉमन है इसमें से, सो वी गेट RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि अगर हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस जस्ट एड अप हो जाता है, या हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस है तो हम उनको ऐसे कंबाइन कर देंगे, R1 प्लस R2 अप टू Rn तक जोड़ लेंगे। कैपेसिटर्स में इसका जस्ट ऑपोजिट था, वो हमने पढ़ा था 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। Again we are having three resistances R1, R2 and R3। पैरेलल में क्या होता है, हम एक एंड, कोई दो पॉइंट्स के बीच में ही इनको कनेक्ट करते हैं, यानी कि R1 के, R2 के और R3 के एक एंड जो है वो हमने X पॉइंट पे लगा लिया और जो दूसरा एंड है उसको Y पॉइंट पे लगा दिया और सर्किट को कंप्लीट कर दिया, बैटरी लगा दी, की, एमीटर एंड वोल्टमीटर। अब क्योंकि इस केस में ये दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में हैं तीनों रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, V इज सेम फॉर ऑल रेजिस्टर्स। सभी रेजिस्टर्स के लिए V सेम है क्योंकि वो सेम पॉइंट्स के बीच में है। अब ये जो करंट I आ रही है ऐसे फ्लो के, ये यहाँ पे तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि तीनों के रेजिस्टेंस अलग अलग हैं, तीनों में करंट अलग हो जाएगी। सपोज I1, I2 एंड I3 तीन में डिवाइड हो जाती है, तो ये I1 कितनी होगी, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। अगेन ओम्स लॉ यूज किया है हमने। I2 कितनी हो जाएगी, V अपॉन R2 और I3 कितनी होगी, V अपॉन R3। ये जो टोटल करंट I थी इसी को हमने डिवाइड कर लिया है I1 प्लस I2 प्लस I3 में। ठीक है, अब इनका हमें क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इनकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें तो करंट और वोल्टेज में कोई चेंज ना हो, उतनी ही करंट और वोल्टेज रहे, यानी कि इसका वोल्टेज जो है वो V रहे और करंट इसमें जो फ्लो हो रही है वो I रहे। हमने मान लीजिए रेजिस्टेंस लगाया है RP, तो हम बोलेंगे RP जो है इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस है। तो ये करंट हम I कितना लिख सकते हैं, V अपॉन RP। I1 की वैल्यू क्या थी, V अपॉन R1, I2 की V अपॉन R2 और I3 की V अपॉन R3। V कॉमन लेंगे इसमें से तो क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यानी कि जब हम पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, जो लोएस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी कम हो जाता है। अगर हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 करते जाएंगे n तक। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड। 3 रेजिस्टर्स 1, 2 and 3 ohm आर कंबाइंड इन सीरीज, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। ए पार्ट जो है R1 गिवन है हमको 1 ohm, R2 गिवन है 2 ohm और R3 गिवन है हमको 3 ohm। ए पार्ट में हमको इसका कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। सीरीज में लगे हैं तो सिंपली हम इनको ऐड कर देंगे, दैट इज 1 + 2 + 3 6 ohm, दैट इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज। Second part है, if the combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistor। हमने वोल्टेज इसको 12 वोल्ट दी है तो हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो सीरीज में हमको मालूम है करंट सेम होती है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम करंट निकाल लेंगे कितनी है। ठीक है, करंट कितनी हो जाएगी, करंट इज इक्वल टू V अपॉन RS। V हमने 12 वोल्ट अप्लाई किया है, RS कितना है 6, दैट इज 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी तीनों में। वोल्टेज तीनों का अलग अलग होगा पोटेंशियल ड्रॉप, V1, V2 एंड V3। क्यों, क्योंकि उनके रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। फर्स्ट में IR1, सेकेंड में IR2, थर्ड में IR3। तो
I कितना है 2, R1 1 that is 2 volt, 2 into 2 that is 4 volt, 2 into 3 that is 6 volt. हम चेक भी कर सकते हैं 6 + 4 + 2 that is 12, यानी कि जो 12 वोल्ट वोल्टेज था वो तीनों में डिवाइड हो गया है। करंट इसमें तीनों में 2 एम्पियर ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 resistors 2, 4 and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? R1 गिवन है हमको 2 ohm, R2 गिवन है 4 ohm और R3 गिवन है 5 ohm। फर्स्ट पार्ट में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3. We get 1/2 plus 1/4 plus 1/5. तीनों का LCM लेंगे 20, that is 10 plus 5 plus 4। या हम लिख सकते हैं 1/RP is equal to 19/20। यहाँ पे गलती करते हैं ज़्यादातर, क्या करते हैं इतना ही रेजिस्टेंस लिख देते हैं 19/20, जबकि हमने 1/RP निकाला है, ये RP नहीं निकाला है। अगर हम RP निकालेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इट मीन्स 20/19 ओम। द आंसर इज 20/19, नॉट 19/20। बी पार्ट में क्या करना है हमको, if the combination is connected to a battery of EMF 20 volt and negligible internal resistance, find the current through each resistor and the total current drawn from the battery. total current कितनी ड्रॉ हो रही है और हर एक रेजिस्टर में कितनी करंट है। तो वोल्टेज सबकी सेम है, कितनी है वोल्टेज, दैट इज 20 वोल्ट। करंट सब में अलग अलग होगी, I1 कितनी हो जाएगी V/R1, इट मीन्स 20/2 10 एम्पियर। I2 कितनी हो जाएगी V/R2, that is 20/4 which is 5 एम्पियर। I3 कितनी हो जाएगी V/R3, that is equal to 20/5 that is 4 एम्पियर। टोटल करंट निकालनी है, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी 19 एम्पियर। इन तीनों को ऐड कर देंगे 10 + 5 + 4। या टोटल करंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस, ये टोटल वोल्टेज 20 है और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 20/19, इनको डिवाइड कर देंगे, उससे भी निकाल सकते हैं। टोटल करंट इज 19 एम्पियर। नेक्स्ट एक ये टॉपिक और ले लेते हैं, कार्बन रेसिस्टर्स। हालांकि इस ईयर तो ये जो है कोविड की वजह से डिलीट हो गया है, लेकिन बहुत यूजफुल टॉपिक है और बहुत आसान भी है। जो हम रेजिस्टर्स जनरली यूज़ करते हैं लैब में, आपने देखा हुआ रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, वो वायर बाउंड रेजिस्टर्स होते हैं, यानी कि उनके अंदर वायर लगा हुआ होता है, वो हम यूज़ करते हैं। और वायर भी हम कौन सा यूज़ करते हैं, हमने अभी लास्ट टाइम पे पढ़ा था कि एलॉयज यूज़ करते हैं, नाइक्रोम, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन। क्यों, क्योंकि उनके रेजिस्टर्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, टेम्परेचर के साथ में चेंज नहीं होते हैं। लेकिन जब हमको बहुत हाई रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं तब हम कार्बन रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं। हायर रेंज के जो रेजिस्टर्स होते हैं वो कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं और बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए जो हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं उनमें सारे कार्बन रेजिस्टर्स ही लगे होते हैं। अब क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल इन साइज, तो उनकी वैल्यू जो है हम उसके ऊपर लिख तो सकते नहीं कि ये 10,000 ओम का है या कितने ओम का है। तो उसके लिए हम एक कोड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कलर कोड। क्या होता है इसमें, जो छोटा सा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर 4 लाइंस होती हैं, कलर्ड लाइंस होती हैं, 3 होती हैं या 4 होती है। रेजिस्टर हैज ए सेट ऑफ कोएक्सियल कलर्ड लाइंस ऑन देम। द फर्स्ट 2 बैंड्स फ्रॉम द एंड इंडिकेट द फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। जो फर्स्ट और सेकेंड बैंड है वो क्या बताता है, रेजिस्टेंस की पहली डिजिट क्या है और दूसरी डिजिट क्या है। द थर्ड बैंड इंडिकेट्स द डेसिमल मल्टीप्लायर। थर्ड जो बैंड है वो बताता है कि उसको हमें कितने पावर से मल्टीप्लाई करना है, 10 की कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना है। एंड द लास्ट बैंड स्टैंड्स फॉर द टॉलरेंस और पॉसिबल वेरिएशन इन द परसेंटेज अबाउट द इंडिकेटेड वैल्यूज। और जो लास्ट वाला बैंड अगर होता है तो वो बताता है कि इसकी टॉलरेंस या वेरिएशन रेजिस्टेंस में कितना होता है। ठीक है, इसको हम जो है पढ़ेंगे, एक आध एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास कलर कोड की टेबल है। ब्लैक के लिए ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, इस तरह से नंबर्स गिवन है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, मल्टीप्लायर, यानी कि अगर थर्ड बैंड का कलर होगा तो हम इन 10 पावर इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट में क्या गिवन है, टॉलरेंस, कि कितने परसेंटेज, ये परसेंटेज में है 5%, 10% या 20%।
ठीक है, तो हम पहले वाला एग्जांपल देखते हैं। ये रजिस्टर है, इसकी पहली रिंग रेड है, दूसरी रेड है, तीसरी रेड है और फोर्थ सिल्वर है। पहली रेड है, रेड के लिए क्या कलर है, क्या डिजिट है हमारे पास 2। दूसरी भी रेड है तो अगेन 2, तो ये दोनों डिजिट आ गए हमारे पास। थर्ड क्या बताता है, डेसिमल मल्टीप्लायर, ये भी रेड है तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10⁻2 से। इतने ओम तो इसका रेजिस्टेंस हो गया। फोर्थ डिजिट है सिल्वर की, सिल्वर से क्या पता चलता है हमको, इसकी टॉलरेंस कितनी है टॉलरेंस, 10%, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जो है 22 × 10⁻2 ओम है और इसमें 10% का वेरिएशन हो सकता है। दूसरा देखेंगे, येलो वॉयलेट ब्राउन, येलो के लिए 4, वॉयलेट के लिए 7, ये 2 डिजिट्स हो गए। जो थर्ड है ब्राउन, ब्राउन के लिए हम क्या देखेंगे कि ये वाला मल्टीप्लायर कौन सा है, 10⁻1, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है हमको। इतने ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। फिर प्लस माइनस, जो फोर्थ है वो क्या है, गोल्ड, और गोल्ड के लिए टॉलरेंस कितनी होती है, 5%, तो प्लस माइनस 5%, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 47 × 10 ओम प्लस माइनस 5%। इसको कलर्स को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर हम फर्स्ट डिजिट्स ले लें, फर्स्ट लेटर्स ले लें इसके, BBROY, यानी कि बीबी रॉय। GB ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, VGW हैज ए वेरी गुड वाइफ। देन टॉलरेंस के लिए है ये गोल्ड सिल्वर एंड नो कलर, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, जी के लिए ग्रीन, फर्स्ट लेटर लेना है हमको जो हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये जो नो कलर है, कई बार जो है हमारे पास 3 ही बैंड होते हैं, ये फोर्थ वाला बैंड नहीं होता है, तो यानी कि कोई भी कलर नहीं है, तब टॉलरेंस कितनी लेते हैं हम, 20%। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा सेल्स और उनका कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।